वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 14 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो निधि के बारे में है। निधि एक प्रकार की अम्ब्रेला स्कीम है या अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा डेवलप किया गया। आपसे ये पूछा गया है कि ये किस लिए है। पहला स्टेटमेंट है कि ये इट इज़ टू इन्हेंस अवेयरनेस अमंग द एमएसएमई में अवेयरनेस इन्हेंस करने के बारे में है ताकि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में थोड़े अवेयर हो जाएं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो अपने करियर में जो रिसर्च है उसको लेकर आगे बढ़ें और बेसिक साइंसेस के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी रिसर्च को ये प्रमोट करता है, इनकरेज करता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है या तीसरा ऑप्शन ये है कि ये सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको नर्चर करने की बात करता है। और चौथा है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आप बताइए, अगर आपने निधि के बारे में पढ़ा है तो आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। निधि, इसका जो सही जवाब है वो है सी, इट इज़ टू नर्चर आइडियाज़ एंड इनोवेशन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के बारे में ये है, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में कोविड-19 को फाइट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया जिसे साइटेक एरॉन बोला गया। ये पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप ने डेवलप किया है और इसे निधि प्रयास प्रोग्राम के तहत ही डेवलप किया गया है। निधि स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। अम्ब्रेला प्रोग्राम है, एज टोल्ड यू, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का है, ये भी बता दिया गया। यहाँ पर देखिए सपोर्ट किया जाता है इनोवेटर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को जो कि किसी ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं जो आगे चल के एक अच्छी इनोवेशन वैल्यू अपने आप में इनकलकेट रख सकता है। जो अगला प्रश्न है वो काटसा के बारे में है। आई वोंट से कि ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा, क्योंकि काटसा हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, किसी न किसी कारण से ये न्यूज़ में बना ही रहता है। ये किसी एक देश का फेडरल लॉ है जो कि किसी अन्य देश के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करने की बात करता है। आपसे पूछा गया है कि काटसा किस देश का है, तो बताइए। आपके पास ऑप्शंस हैं इजराइल, यूएसए, चाइना और रशिया। तो वैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी आसान होगा, तो आप अपना जवाब चूज़ कर चुके होंगे। लेकिन अगर आपने न्यूज़ में नहीं भी सुना है तो आप एक कॉमन गेस भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है अगर आपको महसूस हो तो, बट इसके बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा लॉजिक है जिसके बेसिस पे आप अपना आंसर ड्रॉ कर सकते हैं। आप इन चारों देशों में ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये बताया गया कि इस के तहत किसी भी एक फेडरल लॉ है जिसके तहत सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं। तो इन चारों देशों में किसके पास सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है किसी भी अन्य देश के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करने की, प्रतिबंध लगाने की? तो अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। यूएसए इज़ द करेक्ट आंसर। जिसको पता था उसने तो एक बार में टिक कर लिया होगा, जिसको नहीं पता था वो भी ये लॉजिक लगा सकता है कि इन चारों देशों में यूएसए ही सबसे पावरफुल है जो कि किसी भी अन्य देश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। तो इस प्रकार का कानून हो सकता है उसी का हो। सही जवाब भी यही है, काटसा बिलोंग्स टू यूएसए। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूएसए ने एक बार फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को रिटेरिएट किया, दोहराया और अपने सभी अलाइज को बोला इंक्लूडिंग इंडिया कि वो रशिया के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। जो काटसा एक्ट है इसके तहत, इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसमें यूएसए ये बोलता है कि जो उनके दुश्मन देश हैं उनके साथ कोई भी अन्य देश व्यापार ना करे, जैसे कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। रशिया ने जिस प्रकार से यूक्रेन में मिलिट्री इंटरवेंशन किया और जिस तरीके से 2016 में आरोपित तौर पे यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंटरवीन किया, उसके बाद से अमेरिका का रवैया काफ़ी तल्ख है। वो सभी देशों से कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ कोई भी व्यापार ना करें, स्पेसिफिकली उनसे कोई डिफेंस डील ना करें या उनके ऑयल एक्सप्लोरेशन के फील्ड में कोई जो पार्टनरशिप है उसे इंश्योर ना करें। इंडिया को इसलिए कंसर्न है बिकॉज इंडिया अभी S-400 ट्रिम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से लेने वाला है। ये एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो आने वाले किसी भी मिसाइल, एयरक्राफ्ट या यूएवी को जो ड्रोन है, सामान्य भाषा में अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नॉट अनआर्म्ड, इट्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे आप ड्रोन बोलते हैं, तो वो उसे डिटेक्ट करके रास्ते में ही मार देता है। तो डिफेंस सिस्टम है एक प्रकार का। अमेरिका का ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसे थार्ड कहा जाता है। इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है। तो थार्ड की तरह ही है S-400 जो कि रशिया का है। तो हम रशिया से S-400 खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि हम ऐसी डील ना करें, लेकिन ये डील हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनसे हमने पास्ट में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो हमारे पास इस प्रकार का डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, हमने देख लिया। जो अगला प्रश्न है वो साइबेरियन इबेक्स के बारे में है। ये न्यूज़ में रहा था। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये वाइल्ड गोट की एक स्पीसीज़ है जो कि कई सारी जगहों पर फैली रहती है, लाइक कोल्ड डिजर्ट, रॉकी आउटक्रॉप्स,
स्टीप टेरेन, ऐसी जगहों पर ये हमें मिलती है। दूसरा ये है कि ये एक पॉलीटाइपिक स्पीसीज है। पॉलीटाइपिक स्पीसीज कोई भी ऐसी स्पीसीज होती है जिसको दो सब टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, जिसके दो टाइप्स होते हैं, उसमें कई सारे और सब टाइप्स होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को पॉलीटाइपिक बोला जाता है, ठीक है। इसका जो आयुसीएन स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। तो बताइए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। साइबेरियन इबेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने अपना जवाब भी सोच लिया होगा। सही जवाब है बोथ आर करेक्ट। हाल फिलहाल की एक स्टडी में ये निकल के आया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कि जो हिमालयन इबेक्स है वो साइबेरियन इबेक्स का ही एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज है, मतलब उसी का एक आप कह सकते हैं पार्ट है या मिलती जुलती एक स्पीसीज है। स्टडी में ये भी रिवील हुआ कि जो साइबेरियन इबेक्स है वो एक पॉलीटाइपिक स्पीसीज है। पॉलीटाइपिक स्पीसीज का मतलब हमने समझा कि इसमें दो स्पीसीज होती हैं, एटलीस्ट दो स्पीसीज होती हैं, जिनकी 3 या 4 सब स्पीसीज होती हैं। एट द सेम टाइम ये कुछ सर्टेन पार्टिकुलर रीजन्स में ही हमें मिलती हैं। साइबेरियन इबेक्स की अगर हम बात करें, जिस पर प्रश्न पूछा गया, वो एक वाइल्ड गोट की वैरायटी होती है। यहाँ आप इमेज में देखिए कुछ इस प्रकार के ये होते हैं। वाइल्ड गोट की एक ये स्पीसीज है जो कि डाइवर्स हैबिटेट में हमें मिलती है। जो एशिया है वहाँ पर भी इबेक्स की कई सारी स्पीसीज मिलती हैं, जो कि इंडिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, सदर्न साइबेरिया और चाइना, इन लोकेशंस पे आपको मिल जाएंगी। आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। जो हिमालयन इबेक्स है वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस में और जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो यूटी है इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो अगला प्रश्न है वो आकाश मिसाइल के बारे में है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ऑप्शन ये है कि एक प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी एरियल टारगेट को लाइक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल इसे न्यूट्रलाइज कर सकता है और मतलब उन्हें हमला कर सकता है उनके ऊपर। और दूसरा ये है कि इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है और इसे प्रोड्यूस किया जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के द्वारा। तीसरा ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और चौथा ये है कि दोनों ही गलत हैं। तो आप अपना ऑप्शन चूज करिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो चलिए बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने अभी साइंस एंड टेक में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स होती हैं और वो एक प्रोजेक्टाइल बना के हमला करती हैं और ग्रेविटेशन उसमें मदद करता है। तो अगर इतनी लंबी दूरी तक कैपेबिलिटी वाली मिसाइल्स हैं तो बहुत कम ऐसा है कि हम इनका इस्तेमाल किसी एरियल टारगेट को हिट करने के लिए करें, क्योंकि यूजुअली ये मिसाइल्स ऑफेंसिव होती हैं ना कि डिफेंसिव। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़े बेसिक्स पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तब तो हार्ड टू आइडेंटिफाई होगा कि ये स्टेटमेंट आप इसके बेसिस पे समझ पाएं। खैर, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप समझ चुके होंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और यही हमारा सही जवाब भी है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है बिकॉज आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, जबकि सरफेस टू एयर है मतलब आप जमीन पर से हवा में हमला कर सकते हैं और इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। डीआरडीओ ने अभी इसका एक नया वर्जन टेस्ट फायर किया है, दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया गया था, IGMDP, उसी के तहत तैयार किया जा रहा है और उसी में नाग, अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को भी डेवलप किया जा रहा है। उसी में आकाश भी डेवलप की गई है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें कवर्ड होंगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा इस नेचर के कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप केवल फैक्चुअल मत होइए या फिर केवल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट मत देखिए, बल्कि उनकी कॉज, इफेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स ये सब भी देखते रहिए किसी भी पार्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। पहला ये है कि सभी SC/ST हाउस होल्ड्स जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेनिफिशियरी हैं वो इसमें आ जाएंगे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स आ जाएंगे, टी और XT गार्डन ट्राइब्स आ जाएंगी, अंत्योदय अन्न योजना में जो भी लोग हैं वो आ जाएंगे और जो लोग आइलैंड में रहते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। बताइए क्या ये सभी जो कंपोनेंट आपको बताए गए हैं ये सही हैं? आपके पास ऑप्शंस यहाँ हैं 2, 3 and 4, 2 and 4, 1, 2 and 3, बाकी ऑल। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इट्स नॉर्मल, आप समझ गए होंगे। वैसे भी आप अगर कॉमन अंदाज़ा भी लगाइए तो क्या इसमें कोई ऐसा है क्या जिसको छोड़ा जाना चाहिए? मतलब अगर हम कोई उज्ज्वला योजना में आपको पता है कि हम फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन देते हैं, LPG कनेक्शन देते हैं, तो क्या इसमें से कोई ऐसा है जिसको आप छोड़ना चाहेंगे? मैं तो नहीं छोड़ना चाहूँगा।
मैं तो ये SC ST को भी नहीं छोड़ना चाहूँगा, हाउस होल्ड्स को। प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्होंने फ़ायदा लिया है, मतलब कि वो खराब स्थिति में रहे होंगे तभी तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिला। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वल्नरेबल होते हैं, टी गार्डन ट्राइब्स, अंत्योदय योजना में जो लोग हैं ऑब्वियसली बात है वल्नरेबल हैं, जो लोग आइलैंड्स पे रह रहे हैं उनको दिक्कत होती है। तो मैं तो इनमें से किसी को नहीं छोड़ना चाहूँगा, और यही सही जवाब भी है। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यहाँ पे, नहीं भी पता है तब भी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 एंड 5 ऑल आर करेक्ट। न्यूज़ में इसलिए था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो चल रही है जिसमें सरकार जो वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं उनको LPG कनेक्शन दे रही है, लेकिन कुछ लोग छूट गए। तो हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना लॉन्च किया, और उसमें सभी लोगों को या फैमिलीज़ को जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में छूट गए हैं सभी लोगों को 100% LPG कनेक्शन दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन जाएगा। तो एक प्रकार से जो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है, सप्लीमेंट कर देगा, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो। उज्ज्वला योजना के बारे में यहाँ पर बातें हैं, वही बातें कि कौन कौन इसमें बेनिफिशियरी होगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लिस्ट जो है उसमें जिनका नाम है उसका सहारा इसमें लिया जाएगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो मॉर्मोट्स के बारे में है। ये न्यूज़ में देखे गए हैं। आपसे पूछा गया है कि किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंट, स्नीक, स्क्वेरल या फिर मंगूज। तो बताइए, न्यूज़ में पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आप मॉर्मोट्स जानते भी ना हो या आपने सुना भी ना हो। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्क्वेरल की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक जीव है। न्यूज़ में क्यों था ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मंगोलिया, चाइना और ईस्ट रशिया में जो बबोनिक प्लेग है वो देखने को मिला है। अब ये निकल के आ रहा है कि ये जो टार्बगन मॉर्मोट है, जो कि मॉर्मोट की एक स्पीसीज़ है, उससे फैल रहा है। हमने बबोनिक प्लेग पर एक अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि ये एनिमल के थ्रू स्प्रेड होता है। मॉर्मोट के बारे में हमें बताया गया कि स्क्वेरल की फैमिली से ये बिलोंग करता है और कोल्ड इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है। डायर्नल है, मतलब दिन में चलता है, और ऑलमोस्ट एंटायरली वेजिटेरियन है। अब कुछ इधर उधर खा लिया तो बात दूसरी है, बट ऑलमोस्ट वेजिटेरियन ही है। यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन में ये आपको मिल जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो सीरिया के बारे में है। ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किससे इसका बॉर्डर शेयर होता है। चॉइसेस हैं टर्की, सऊदी अरेबिया, लेबनान और जॉर्डन। बताइए, मैप पिक्चराइज कर पा रहे होंगे तो आप बता पाएंगे। चूंकि एशिया मैपिंग के पार्ट में अभी हमने कवर नहीं किया है, इसके बाद हम एशिया ही कवर करेंगे, तो आप देख लेंगे, तब तो आपके लिए हो सकता है ये प्रश्न आसान हो जाए और भी, क्योंकि तब आप मैपिंग एशिया का प्रिपेयर कर लेंगे। अभी आपने प्रिपेयर नहीं किया है, न्यूज़ वगैरह में देखा हो तो बताइए, और नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको आंसर। अब अगर आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया है तो जो सही जवाब है दैट इज़ 1, 3 एंड 4, बी इज़ द करेक्ट आंसर। टर्की, लेबनान और जॉर्डन ये बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ देखिए, नॉर्थ में टर्की है, यहाँ पर आपको इराक मिलेगा, यहाँ पे जॉर्डन मिलेगा, और ये लेबनान है, और इस तरफ ये मेडिटेरेनियन सी है। अगला प्रश्न F वीज़ा और M वीज़ा जो USA का है उसके बारे में है। न्यूज़ में देखा गया कई बार। आप बताइए किससे जुड़ा हुआ है ये। मीडिया एंड जर्नलिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीज़ा है, रिलीजियस वर्कर वीज़ा है या एजुकेशनल वीज़ा है। बताइए, न्यूज़ में पढ़ा होगा तो बताइए, अपना ऑप्शन चूज़ करिए। अगर आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया है, लेट मी टेल यू, इट इज़ अ काइंड ऑफ एजुकेशनल वीज़ा। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने नए रूल्स जारी किए। उन्होंने ये बोला कि अब वो एजुकेशनल वीज़ा जो F वीज़ा है, M वीज़ा है, उसे जारी नहीं करेंगे, ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग पर है। पहला जो स्टेटमेंट है वहाँ यहाँ पर वो लेक कॉन्स्टेंस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि लेक कॉन्स्टेंस 3 वाटर बॉडीज से मिलकर बना है, जो कि राइन नदी के नज़दीक में है और आल्प्स के नॉर्थ में मिलेंगे। दूसरा लेक जिनेवा के बारे में है। ये कहता है कि लेक जिनेवा एक डीप लेक है जो कि आल्प्स के नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपने लेक्स पढ़ी होंगी तो आप अभी तक अपना जवाब सोच चुके होंगे। अब चूंकि मैपिंग का पार्ट है तो आप आवश्यकता से अधिक गेस इसमें लगा नहीं पाएंगे, पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैप में देखिए, यहाँ पर है लेक जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के साथ बॉर्डर बना रहा है यहाँ पे, और ये है यहाँ पर जो हमने बात करी 3 लेक से जो मिलकर बना हुआ है लेक कॉन्स्टेंस, उसके बारे में, ठीक है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट्स करेक्ट। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक लेक के बारे में हम बता रहे हैं कि ये लार्जेस्ट लेक है जो कि पूरी तरीके से यूरोप में है, और रशिया में बैकाल लेक के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी लेक है। मतलब बैकाल तो सबसे बड़ी है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी है।
बताइए कौन सी लेक है ये? लेक वनेरन, लेक लेडोगा, लेक सैमा या फिर लेक एल्क्विया? बताइए कौन सा सही है? आपको बैकाल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन अब इसके बारे में बताइए। ये सेकंड है, तो मैं आपको बता देता हूं, लेक लेडोगा इज द करेक्ट आंसर। यहां मैप में लेक लेडोगा को दिखाया गया है, इस मैप में लेक लेडोगा यहां पर है, ठीक है। कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम आप अवेल कर सकते हैं। 2 ऑप्शनल अवेलेबल हैं, पीएसआईआर और सोशियोलॉजी, और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही अवेलेबल होगी। आप इन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं video.onias.in पे जाके, या फिर आप ओनियास का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको यूरोप का पॉलिटिकल मैप तैयार करना है। पॉलिटिकल मैप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बी रेडी फॉर दैट, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।